नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से और आज हम बात करेंगे स्थानीय समस्याओं पर। रूस यूक्रेन युद्ध की अपडेट भी आपको बताएंगे, भादरा आसपास से खबरें भी विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आज क्या खास दिन है, क्योंकि कोरोना की न्यूज़ रोज़ हम आपको बताते हैं। अब दोस्तों, कोरोना की लहर बिल्कुल शांत तो चली है, तो अब आने वाले दिनों में हम आपको कोरोना की खबर रेगुलर नहीं बताएंगे। अगर कोई बड़ा इसमें घटनाक्रम होता है, कोरोना की लहर कहीं ऊपर नीचे होती है, तो ज़रूर इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज 9 मार्च को क्या विशेष दिवस है दोस्तों? 1984 को आज नो स्मोकिंग डे आज के दिन मनाया जाता है और पहली बार रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड द्वारा 1984 में इसको शुरू किया गया था। और मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का दोस्तों 1951 में आज के दिन जन्म हुआ था। और कांग्रेस पार्टी के नेता, बड़े नेता शशि थरूर का भी 1956 में आज के दिन जन्म हुआ था। और क्रिकेटर पार्थिव पटेल का भी दोस्तों 1985 में आज के दिन जन्म हुआ था। और इसके अलावा प्रसिद्ध भारतीय लेखक, साहित्यकार, कवि, लेखक और व्यंग्यकार के साथ पत्रकार भी रहे हैं, उनका दोस्तों निधन हुआ और उनका नाम है हरिशंकर शर्मा। दोस्तों 1959 में उनका निधन हुआ और उनकी पुण्यतिथि आज के दिन मनाई जाती है। बहुत बड़े भारत के प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों भादरा आसपास से खबरों का जिक्र करते हैं तो कमल सैनी, दोस्तों स्थानीय भादरा के कमल सैनी द्वारा अपने पिता स्वर्गीय मंगतूराम सैनी की स्मृति में 9 मार्च को आज ही के दिन रेगुलर रूप से दोस्तों हर साल पौधारोपण करके उनकी स्मृति दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आज भी उन्होंने अलग अलग स्थानों पर 101 पौधे लगाए गए और शिव वाटिका जो कल्याण भूमि में बन रही है दोस्तों, वहाँ भी 21 पौधे लगाकर जो है अपने पिता की स्मृति में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा पर्यावरण मित्र संस्थान के अध्यक्ष सुशील खजोतिया ने दोस्तों इस अवसर पर आह्वान किया कि व्यक्ति को अपने जीवन में 2 पौधे अवश्य लगाने चाहिए। वहीं दोस्तों सतीश जोल्ड जो कि संस्था के सचिव है, उन्होंने कहा कि ऐसे मौक़ों पर अगर आप पौधारोपण करना चाहते हैं, कोई जन्म दिवस है और अपने बुजुर्गों की याद में, स्मृति में आप अगर पौधारोपण करते हैं, तो ऐसे में पौधे हमारा संस्थान फ्री आपको उपलब्ध करवाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। भादरा क्षेत्र में पर्यावरण मित्र संस्थान जो है निरंतर पौधारोपण अभियान में एक अग्रणी संस्थान के रूप में सदैव याद रखा जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य आसपास से खबरों का जिक्र करें तो पानी बिलों को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। और जिस किसी ने भी पानी के बिल 2021 तक के उनके जिसके बकाया 31 दिसंबर 2021 तक के, उनके लिए एक विशेष स्कीम जलदाय विभाग द्वारा निकाली गई है दोस्तों। और ये इसमें क्या छूट दी गई है हम आपको बताएं तो 31 मार्च 2022 तक अगर एक मुश्त में आप ये शुल्क अगर जमा करवाते हैं तो इसका ब्याज और शासित जो राशि होती है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, वो नहीं देनी पड़ेगी। और जो बिल बकाया मूल आपका है वही आपको जमा करवाना होगा। तो ये जलदाय विभाग द्वारा एक स्कीम दी हुई है। और दोस्तों बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 2.5 वर्षों से दोस्तों अनवरत रूप से एक प्रकार से आंदोलन चलाया जा रहा है। और ये संघर्ष समिति जो है वो लगातार इस आंदोलन को चलाए हुए है। और इसमें क्या क्या विशेष मांगे हैं दोस्तों? आज गोगामेडी के बिजली घर को बड़ी संख्या में सैकड़ों किसान उपभोक्ताओं द्वारा दोस्तों घेरा गया और उनकी मांग थी कि जिन किसानों के बिल वो काट दिए गए कनेक्शन बिजली के, उनको बहाल किया जाए और 200 यूनिट फ्री बिजली की दी जाए। और साथ ही दोस्तों जो 50 यूनिट फ्री बजट सत्र में अशोक गहलोत सरकार द्वारा देने की घोषणा की गई थी, उसकी सराहना की गई, लेकिन उसको बहुत ही सीमित और ऊंट के मुंह में जीरे के समान बताया गया। और कहा गया कि स्थायी शुल्क, फ्यूल चार्ज और नगरीय कर जो लग रहे हैं वो तत्काल प्रभाव से बंद किए जाए। और इसके अलावा जो तेज चलने वाले मीटर है दोस्तों, उनमें जानबूझ के गड़बड़ियाँ की गई है। ऐसी कंपनी को दोस्तों रेड क्रॉस किया जाए, उनका ठेका निरस्त किया जाए और उन पर कार्रवाई। और दूसरे मीटर जो है
वो लगाए जाए और कोरोना काल के दौरान जितना बिजली का बिल उपभोक्ताओं का आया है वो सारा का सारा तमाम बिल कोरोना काल का माफ किया जाए। तो इसको लेकर दोस्तों किसानों ने संघर्ष समिति के बैनर तले जो है लगातार धरना प्रदर्शन किया और पंजाब में अगर बिल माफ किए जा सकते हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं, ऐसा भी बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के नेत्राणा के किसानों द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा कहा गया। इसके अलावा दोस्तों अजीतपुरा में जो बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट की गई थी मरुधर ग्रामीण बैंक के मैनेजर के साथ, उसको लेकर दोस्तों तीसरे दिन भी आज धरना उपखंड बादरा के आगे जो है वो जारी रहा। और इसके अलावा दोस्तों जटान के पूर्व सैनिक जिनकी जमीन हड़प लेने का मामला जो है 7-8 दिन पहले प्रकाश में आया था और उनको लेकर एक ज्ञापन भी दिया गया था उनके द्वारा, लेकिन उस ज्ञापन पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ दोस्तों, बातचीत नहीं हुई। तो उसको लेकर आज सभी पूर्व सैनिकों ने बड़ी संख्या में आज अनिश्चितकालीन धरना जो है उपखंड कार्यालय के आगे प्रारंभ कर दिया गया। और जो अजीतपुरा के कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी दोस्तों, गाली गलौज की घटना हुई थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, वो भी अनिश्चितकालीन धरना उपखंड के आगे चल रहा है। तो ये 2 धरने उपखंड कार्यालय के आगे अब लगातार अनिश्चितकालीन जारी रहेंगे। तो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संघ राजस्थान के बैनर तले ये जो धरना आज से अनिश्चितकालीन लगाया गया है दोस्तों, इसमें हमने भी आज अलग से कवरेज किया, इसको आप जरूर देखिएगा। और विभिन्न पूर्व सैनिकों के बयान भी है, संबोधन भी है और उन्होंने सीधे सीधे स्थानीय विधायक पर भी आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं उनके दबाव में, नहीं तो उन्होंने एक पूर्व सैनिक राजेंद्र सोनी ने दोस्तों बताया था कि इसके लिए कमेटी बन चुकी थी और वो बाकायदा मौका देखने और इसका निपटारा करने के लिए निकलने वाली थी, लेकिन एक किसी प्रभावशाली राजनीतिज्ञ का फोन आने के चलते जो है उन्होंने अपना प्रोग्राम कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। दोस्तों ऐसे आरोप पूर्व सैनिक लगा रहे हैं, ये आरोप आखिर इनडायरेक्ट किस पर लगाए जा रहे हैं? हालांकि सीधे सीधे इन्होंने विधायक बलवान पूनिया का नाम लिया कि इनके दबाव में ही सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो टीम जा रही थी उस टीम को मोड़ने के पीछे जब फोन आया तहसीलदार साहब के पास, वो फोन किसका था? क्या तहसीलदार साहब ने उनको ये बताया? और तहसीलदार साहब आखिर किन के दबाव में हैं? तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और पूर्व सैनिक जो है उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती और हमारे कर्मचारी की, पूर्व कर्मचारी की अगर जमीन को वापस नहीं दिलाया जाता है तो अनिश्चितकालीन धरना लगातार बादरा में उपखंड के आगे जारी रहेगा और आगे भी इसको आंदोलन की रूपरेखा में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कल 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनकी मतगणना होगी और मतगणना से पहले दोस्तों ईवीएम का भूत एक बार फिर से ईवीएम से निकलकर सड़कों पर आ चुका है। और अखिलेश यादव ने कल बहुत बड़ा स्टेडियम जो है संबोधन दिया, अपना बयान दिया और दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा आरोप लगाया कि ईवीएम में बड़ी संख्या में गड़बड़ी करने की साजिशें चल रही है। दोस्तों आखिर ये ऐसा क्यों होता है? जब हार दिखती है या किसी टीवी चैनलों द्वारा, न्यूज़ एजेंसियों द्वारा, जो सर्वे एजेंसियों द्वारा सर्वे आते हैं और उस सर्वे में जिस किसी भी पार्टी का भविष्य अंधकाल में जाता हुआ दिखाई देता है तो वो अचानक से इस देश में ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। तो ये दोस्तों ऐसा ये गलत परंपराएं हैं और ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी ही ईवीएम के ऊपर सवाल उठाती है, देश की अनेकों पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठाती रही है दोस्तों। तो देखते हैं कल सुबह से मतगणना प्रारंभ होगी और बहुत जल्द 11-12 बजे ही नतीजों के जो रुझान आएंगे दोस्तों उससे पता लग जाएगा कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है और कौन पिछड़ने वाला है, किसकी जो सरकार है वो जाने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसके अलावा मौसम का मिजाज भी हम आपको बताएंगे और आज हम बात करेंगे दोस्तों रूस यूक्रेन के युद्ध की अपडेट पर। दोस्तों बादरा आसपास की खबरों में इतना ही। अब यूक्रेन और रूस के जो युद्ध चल रहा है दोस्तों उसके 14वें दिन की पूरी अपडेट हम आपको आज बताते हैं। और लगभग दोस्तों 18,000 के करीब भारतीय यूक्रेन से भारत लौट चुके हैं, जो नागरिक हैं, जो छात्र हैं, और लगभग 21,000 से अधिक यूक्रेन से निकाले जा चुके हैं जो कि आसपास के देशों में बैठे हैं।
और बड़ी संख्या में पलायन जो यूक्रेन से हुआ है दोस्तों, करीब 20 लाख का पलायन अब तक हो गया बताते हैं। और सबसे ज़्यादा भयानक स्थिति जो है दोस्तों पोलैंड में हुई है, जहां पर शरणार्थी शिविरों में 10 लाख से भी अधिक लोग जमा हैं। तो कुल मिला के यूक्रेन का युद्ध जो है दोस्तों अब अंतिम चरणों में चलने लगा है। हम आपको इसका रीजन बताएंगे। आज 14वां दिन है और अंतिम चरण में क्यों चल रहा है, क्योंकि आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है उनके रुख में भी नरमी दिखाई दी और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते और जितना कुछ अब तक इस युद्ध में यूक्रेन में बच गया है हम उसको बचाए रखना चाहते हैं। और रूस ने भी कहा कि जो तीसरे दौर की वार्ता हुई यूक्रेन के साथ उसमें कुछ हद तक कामयाबी मिली है, कुछ हद तक, अर्थात दोनों ओर से ही अब युद्ध रोकने के संकेत मिले हैं। लेकिन अमेरिका है कि मानता नहीं दोस्तों, लगातार रूस पर जो है प्रतिबंधों की बौछार करते जा रहा है। और लगभग मैं आपको बताऊं तो 22 फरवरी के बाद से दोस्तों अब तक 2700 से कहीं अधिक प्रतिबंध रूस पर लग चुके हैं विभिन्न देशों द्वारा, 2700 से अधिक प्रतिबंध। और आज जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए वो ये लगाए कि हम ना तो रूस की गैस लेंगे और ना ही रूस से हम तेल खरीदेंगे। तो दोस्तों तेल का बहुत बड़ा निर्यातक देश है रूस और गैस का, और गैस और तेल के दम पर पूरे विश्व में रूस अपनी बादशाहत को कायम रखता है और इतना बड़ा जो उसका सैन्य जखीरा है दोस्तों उसको भी बनाए रखता है। और कुल मिला के एक महाशक्ति के रूप में भी अपना संतुलन जो है पूरे विश्व में इसी दो चीज़ों के दम पर, दो व्यापारों के दम पर बनाए रखता है। तो जितने भी इसके ऊपर बैन लगे हैं दोस्तों वो पहले भी असरहीन थे, क्योंकि रूस की जो ये ताकत है गैस और तेल वो दोस्तों विश्व को चाहिए ही चाहिए। अगर विश्व, मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 90 देश ऐसे हैं जो रूस से तेल खरीदते हैं, 90 देश। तो दोस्तों कैसे होगा, क्योंकि तेल और गैस ये ऐसी चीजें हैं पूरे देश की, इसमें अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती है, पूरे देश का पूरा बुनियादी ढांचा जो है प्रभावित होता है। तो कोई भी देश जो जहां देशों से अपनी अपनी जहां सेटिंग है, जहां रेट उसको सस्ते मिलते हैं, ठीक मिलते हैं और अपनी मनपसंद के देशों से ये खरीदता है दोस्तों, वहीं पर बंधा रहना चाहता है। तो ऐसे में रूस को बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उसको होने वाला है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और अब तक रूस ने जो यूक्रेन में तबाही की है दोस्तों वो भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही की है। और हम आपको बताएं तो 2482 के करीब सैन्य ठिकाने यूक्रेन के रूस ने तबाह कर दिए दोस्तों। उनमें अगर मैं आपको डिटेल से जल्दी से बताऊं तो 866 यूक्रेन के टैंक बर्बाद हो चुके हैं, 91 रॉकेट लॉन्चर, 79 राडार सिस्टम उसका ध्वस्त हो चुका है, 87 कमांड सेंटर, 124 S-400 मिसाइल सिस्टम जो है डिफेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं, जो कि जिसका निर्यातक रूस ही है और रूस का ही सिस्टम सबसे बड़ा और असरकारक है। और कुल मिला के दोस्तों सभी एयरपोर्ट और इसके अलावा सरकारी इमारतें, तेल डिपो, न्यूक्लियर प्लांट, इन सभी पर रूस का कब्जा है या रूस ने बर्बाद कर दिया है। और लगभग 25-30 से अधिक शहरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और 10-15 से अधिक शहरों पर कब्जा रूस ने कर लिया है। और अमेरिका की एजेंसियों ने आज एक बहुत बड़ी खबर दी है दोस्तों कि लगभग 72 घंटे में रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमा लेगा। तो इसी को देखते हुए संभवतः जेलेंस्की का जो बयान है वो इसी की परिणति होगा, क्योंकि पूरे यूक्रेन के कीव राजधानी को घेरे बैठे हैं रूसी सैनिक और बड़ी संख्या में दोस्तों वहाँ टैंक और रूसी सैनिकों का जमावड़ा है, जो कि स्टेलाइट से ली हुई तस्वीरों में भी विश्व में आप न्यूज़ चैनलों पर आदि पर देख सकते हैं या आप गूगल पर भी सर्च मार कर इस चीज़ को देख सकते हैं। तो कुल मिला के अमेरिकी एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है वो दोस्तों गलत नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्टेलाइट ऐसे प्राप्त चित्र और उसकी रिपोर्टों के आधार पर ही है। और कुल मिला के रूस ने दोस्तों जैसे 2 दिन पहले 4 शहरों में सीज फायर किया था, आज फिर उसके बाद में फिर 2 दिन बाद में ज़बरदस्त गोलाबारी हुई। और मैं आपको बताऊं तो करीब आज फिर 4 शहरों में सीज फायर किया गया
और वो सीज फायर मात्र 12:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ही था, जो कि ख़त्म भी हो चुका है। और लेकिन उसके बावजूद भी लंबे समय तक रूस ने अभी फायरिंग की सूचनाएं नहीं है, लेकिन रूस अब कभी भी इन शहरों में फायरिंग कर सकता है। तो कुल मिला के ये जो स्थितियां हैं दोस्तों, पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो दोस्तों मात्र कीव राजधानी में और 24 घंटे में 50 से अधिक मिसाइलें दागी है रूस ने यूक्रेन के राजधानी कीव पर। और इसी के चलते जो है कीव अब धराशायी होने लगा है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति की भी अकल कुछ ठिकाने आई है। और दोस्तों कुल मिला के अब डिफेंस रुख अपना लिया है। और एक पाकिस्तानी ने दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। एक अस्मा स्कीक है जिन्होंने पाकिस्तान गई है, वो भारतीयों ने ही उनको निकाला और भारतीय प्लेन में ही वो आई। तो कुल मिला के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भी भारत का धन्यवाद किया है कि उनके भी नागरिक वहाँ से जो गंगा ऑपरेशन चलाया गया था भारत द्वारा, तो उसमें उनके भी बहुत से नागरिक बांग्लादेश लौटे हैं यूक्रेन के युद्ध के हालातों के बीच से। तो कुल मिला के भारत ने भी अपने 18,000 नागरिक जो है अब भारत में आ चुके हैं, सेफ सकुशल लौट चुके हैं। और कुछ जो बाकी है अभी भी ऐसे शहरों में भारतीय बाकी हैं दोस्तों अभी भी निकलने, जहां किसी देश की सीमाएं नहीं लगती और सीमाएं बहुत दूर है, पैदल जाना बहुत मुश्किल है और साधन उनको मिल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे शहरों में ज़रूर बताए जा रहे हैं कि 1000 से 1500 से तक जो है भारतीय फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले भी दोस्तों राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की थी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की थी। और उसके लिए युद्ध विराम सीज फायर भी हो रहा है। और आज जो सीज फायर किया गया दोस्तों रूस द्वारा, उसके पीछे भी मंशा यही थी कि कोई नागरिक सेफ जोन में कहीं जाना चाहता है अपने सेफ ठिकानों की तरफ, तो वो आराम से जा सकता है। और ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ी मानवता ही होती है युद्ध के बीच में। युद्ध दोस्तों एक प्रकार से 2 देशों की संप्रभुता का एक प्रकार से रक्षार्थ ये चीज़ें की जाती है। और जो ताकतवर देश होता है वो सदैव दोस्तों कमज़ोर देशों के ऊपर आक्रमण करता है और उसके ऊपर खतरा बरकरार रहता है। जैसे भारत ने दोस्तों ऐसी नीति कभी अख्तियार नहीं की और भारत ने पहले कभी भी किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये भारत की विश्व में इसीलिए दाग है और इसीलिए भारत को पूरे विश्व में सम्मान भी मिलता है। बाकी आप किसी भी देशों को देखेंगे, चाइना को देखेंगे तो चाइना के इर्द गिर्द लगने वाले उनके सभी लगभग 1.5 दर्जन से अधिक देशों के साथ उसके सीमा विवाद है। और ताइवान पर तो दोस्तों अटैक करने के लिए ललायित रहता है चीन। तो ऐसा ही सभी देशों का आपसी सीमा विवाद है। लेकिन भारत का चलाकर भारत ने किसी भी देश से सीमा विवाद नहीं किया है। लेकिन अगर कोई सीमा विवाद करता है तो भारत अब अपनी सीमाओं की रक्षा करना, सुरक्षा करना जानता है। और इसको लेकर भारत ने अपनी युद्ध जो सीमा नीतियों पर भी बदलाव किया है, उसमें चेंजिंग किया है। तो कुल मिला के दोस्तों आज की रूस यूक्रेन युद्ध की 14वें दिन की अपडेट में इतना ही। और अब जल्दी से आपको मौसम का मिजाज बताते हैं। आज 9 मार्च को दोस्तों 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। 90% बादल छाए रहे लेकिन तेज धूप आज जरूर रही। और लगभग शाम को भी 24 से 29 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है रात्रि 12 बजे तक। और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। 95% बादल भी आज रात्रि को छाएंगे। कल 10 मार्च को भी दोस्तों 18 से 28 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, 30 से 32 दोपहर को रहेगा, 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर शाम को रहेगा। और बादल बेहद कम रहेंगे, 5 से 7 या 10% ही छाए रहेंगे दिन भर। और रात्रि को जरूर 100% बादल छा जाएंगे। तो कुल मिला के दिन में मौसम साफ रहेगा, रात्रि को मौसम साफ नहीं रहेगा। और 19 से 23 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 11 से 14-15 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो कुल मिला के दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।